नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। देश के कई इलाकों पर वक्फ बोर्ड और मुस्लिम समाज के द्वारा अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा करने की अनेक तस्वीरें आपने देखी होगी। हमने भी छत्तीसगढ़ के एक इलाके में वक्फ बोर्ड की साजिश को समझने की कोशिश की। लगातार कुछ नई जानकारियों के साथ हम आपको अपडेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले इस वक्त पूरा देश जहां बांग्लादेश की समस्या को लेकर चिंतित है और वहां जो नई तस्वीरें निकल कर आ रही है कि किस तरह से मुस्लिम कट्टरपंथी अपनी दुर्भावना को जाहिर कर रहे हैं। उनकी हरकतों से इतना तो पूरे दुनिया को पता चल गया है, वो कोई क्रांतिकारी नहीं है बल्कि आतताई हैं। जिस तरह से हिंदुओं के घरों को जलाया जा रहा है, जिस तरह से बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ी गई, उनकी मूर्ति के ऊपर जिस तरह से पेशाब किया गया, जिस तरह से हथौड़े चलाए गए, उनकी बेटी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर इस कदर का दबाव बना कि वो अपना ही देश छोड़ने को मजबूर हो गई। भारत के पूर्वी भाग पर एक और पाकिस्तान बनता नजर आ रहा है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, किस तरह से मानसिकता झलक रही है। जितेंद्र प्रताप सिंह ने यह तस्वीर एक्स पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा है, यह भीड़ क्रांतिकारियों की नहीं है, सेक्स मैनियाक दरिंदों की है। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, इससे आपको यकीन हो जाएगा किस तरह से इनकी हरकतें चल रही है। भारत ने बांग्लादेश को उपहार में 30 एम्बुलेंस दिए थे। उस उपहार का धन्यवाद किस तरह से प्रकट कर रही है मौजूदा भीड़ और वो कथित क्रांतिकारी, जिसका हमारे ही देश में बैठे हुए कुछ राजनीतिक दल स्वागत कर रहे हैं। भारत विरोधी हरकतों का स्वागत कर रहे हैं, ऐसे लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ये तस्वीर कुछ हिंदुओं के दुकानों के लूटने की नितिन शुक्ला ने एक्स पर पोस्ट किया है। 5 जन की ओर से भी हिंदू घरों से आ रही सिस्कियों की कुछ वीडियो पोस्ट की है। ভগবান এটা এরকম করতেছে কেন? এর ইচ্ছে করে আরো লাগাচ্ছে এখন। बांग्लादेशी क्रिकेटर लिटन दास जो हिंदू था, उसके घर पर आग लगा दी गई। ये वीडियो सुदर्शन न्यूज ने पोस्ट की है। आप सोचिए, जिसने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया, उनकी मूर्ति के साथ क्या किया गया और 1975 में उनके घर में घुसकर उनके 3 बेटे और अन्य रिश्तेदारों के साथ उन्हें मार दिया गया। 17 लोगों का कत्लेआम हुआ। शेख हसीना उस वक्त लंदन में थी, वो गर्भवती थी, अपने देश में नहीं थी, इसलिए वो बच गई। लेकिन कुछ लोगों को हैप्पी इंडेक्स में बांग्लादेश भारत से ज्यादा हैप्पी नजर आता रहा। खासकर ऐसे लोग जो ध्रुव राठी को पसंद करते हैं, जो मोदी को गाली देते हैं, देश को गाली देते हैं, राष्ट्रवाद को गाली देते हैं, सनातन के खिलाफ व्यवहार करते हैं। ऐसे ही ध्रुव राठी की बात को आपको समझना होगा कि किस तरह से झूठा नैरेटिव फैलाने का काम करता रहा और लोग उसे प्रमोट करते रहे। बांग्लादेश कई पैरामीटर्स में इंडिया को पीछे छोड़ चुका है या छोड़ने वाला है। बांग्लादेश एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एग्जांपल सेट कर रहा है आज के दिन अपने नेबरिंग कंट्रीज पे कि कैसे रियलिटी में डेवलपमेंट करी जाती है। बांग्लादेश में रहने वाले लोग ऑन एवरेज इंडियन से ज्यादा खुश हैं। बांग्लादेश के बाद अब बात भारत की, हमारे अपने देश की। छत्तीसगढ़ का एक इलाका है भिलाई, इसे औद्योगिक शहर कहा जाता है, मिनी भारत कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग प्रांतों से लोग आकर यहाँ रहते हैं। भिलाई स्टील प्लांट की बेशकीमती करोड़ों की संपदा पर किस तरह से कोई गिद्ध निगाह लगाकर रखा हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट ने अपने कर्मचारियों के लिए मकान बनाए थे रहने के लिए, लेकिन 50-60 साल बाद जब वो मकान रहने लायक नहीं रहे, कंडम घोषित कर दिया गया। तो ऐसे कंडम
मकान और खाली पड़ी जमीनों का क्या कुछ हो रहा है, आप गौर से इस वीडियो को देखिए। ये नज़ारा है भिलाई के सेक्टर 6 का, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सड़क नंबर 35-36 के मध्य मैदान में ये मदरसा बना हुआ है, मदरसा दारुल राहत आलिमा। और इसके आगे मैं कुछ और दृश्य आपको दिखाने जा रहा हूँ। सामने एक बकरी वाले भाई साहब नज़र आ रहे होंगे। बकरी कौन पालता है नियमित रूप से आपको अच्छी तरह से पता होगा। एक घर का दृश्य भी आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही कुछ नज़ारों को मैं आगे दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो ये सड़क 36 का नज़ारा है। आगे इसमें जो मैदान है वो मैदान देखने के बाद आप हैरान होंगे। ये ऐसे कुछ कंडम मकान हैं जहाँ बीएसपी ने, भिलाई स्टील प्लांट ने इन्हें रहने से वर्जित घोषित किया है। बावजूद इसके कुछ अजब मानसिकता के लोग हैं जो यहाँ पर नियमित रूप से न केवल रह रहे हैं बल्कि किस तरह से अवैध कब्जा कर रहे हैं, उनकी मंशा क्या है। सामने आपको जो लाल हरे झंडे नज़र आ रहे होंगे, इसे देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि मंशा क्या है। आगे मैं नज़दीक से आपको कुछ और दिखा रहा हूँ। ये हाल में ही ताज़ा निर्माण हुआ है। जिस तरह की जालियाँ यहाँ लगाई गई है आप देख रहे होंगे, इसमें अभी ताज़ा प्लास्टर हुआ है। कंडम मकान है। कंडम मकान के सामने आपको ये हरा गुंबद भी नज़र आ रहा होगा। बाकी अब आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। ये कंडम मकान साफ तौर पे पीछे दिख रहा होगा, बीएसपी की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के ठीक सामने इस तरह का हरा गुंबद। क्या नज़ारा है, ये किसने बनाया होगा, क्यों बनाया होगा, आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ऐसी ही बातों को हमें समझना है। ये कंडम मकान किस तरह से, मकान पूरे कंडम है। सेक्टर 6 सड़क 36 भिलाई सेक्टर 6। आप जिन अवैध कब्जों को देख रहे थे, इन अवैध कब्जे वाली जगह को कल कोई व्यक्ति यदि वक्फ बोर्ड को दे दे तो वक्फ बोर्ड यदि यह कह दे कि जगह हमें वक्फ के रूप में मिली है, दान के रूप में मिली है, तो वक्फ बोर्ड को मिले 1995 और 2013 के असीमित अधिकारों के अनुसार वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो जाएगी। मौजूदा हालात में सरकार के बाद दूसरी सबसे ज्यादा संपदा वाला वक्फ बोर्ड है। इसी वक्फ बोर्ड के बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आज तक पर क्या कहा था, इसे आप गौर करें। के बाद यदि सबसे ज्यादा जमीन किसी इंस्टीट्यूशन के पास है तो वो वक्फ बोर्ड है, हिंदू मंदिर नहीं है। जबकि मुसलमानों की आबादी 2011 के अनुसार 15% है, हिंदुओं की आबादी 80% है, मगर वक्फ बोर्ड के पास सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन है और आप कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस नहीं है। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ऐसी ही कई और जगहों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। सीधे ग्राउंड पर जाके मैंने लोगों से बात की, समझने की कोशिश की कैसे हालात हैं। अपने स्क्रीन में आप जिन वीडियो को देख रहे हैं, भिलाई के मोरे टाकिज के पास स्थित एक मजार के आसपास किस तरह से लोगों ने अवैध कब्जा किया है। नगर निगम भिलाई के द्वारा ऐसे अवैध कब्जों के विरुद्ध राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एकदम रोड पर ये जगह बनी हुई है, अंदर बाकायदा कॉलोनी बना दी गई है। एक मजार के अलावा कई और मजारें बना दी गई है, जैसे कि जानकारी दी जा रही है। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। तस्वीरों में एकदम आपको स्पष्ट हो जाएगा किस तरह से डंके की चोट पर खुलेआम करोड़ों की जगह पर कब्जा किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 बॉम्बे कलकत्ता रोड पर एकदम प्राइम लोकेशन पर किस तरह से लोग कब्जा कर रहे हैं, इसे समझने के लिए मैंने एक आरटीआई एक्टिविस्ट से बात की, बाकायदा हाई कोर्ट के आदेश के साथ। इस वक्त मैं हूँ भिलाई के सैलानी बाबा मजार के सामने। जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ करोड़ों रुपए की सरकारी संपदा पर अवैध कब्जा कर किस तरह से वक्फ बोर्ड को जमीन देने की तैयारी चल रही है, किस तरह से कुछ लोग मिलकर इस मुनाफे का लंबा चौड़ा कारोबार कर रहे हैं। अवैध दुकानें बना दी गई है, जो आपको लाल हरे झंडे नजर आ रहे होंगे पीछे। मेरे साथ है इस वक्त एक आरटीआई एक्टिविस्ट। भैया अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि किस तरह से अब इस लड़ाई लड़ रहे हैं, इसे हटाने की मुहिम में आप क्या योगदान दे रहे हैं। नाम बताएंगे पहले। मेरा नाम शेख बाबर है। मैं 2022 से आरटीआई लगा के यहाँ कार्रवाई करने की मांग कर रहा हूँ। ये सैलानी बाबा मजार से लगी दुकानें और करबला से लगी दुकानें अवैध है। ये दुकानें को तोड़ने के लिए मैं कई बार निगम से नोटिस भी गया है, लेकिन निगम प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि जितनी भी अवैध दुकानें हैं, इससे निगम का हानि हो रहा है, तो इसको तो अतिशीघ्र तोड़ना चाहिए। इतने बार नोटिस आ गया है। ये मेरे हाथ में हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी है और इसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि
120 दिन के अंदर इसे हटाना था। ये मार्च 2023 के आदेश की कॉपी है। इस वक्त 2024 अगस्त का महीना है। आप अंदाजा लगा सकते हैं शासन प्रशासन किस तरह से जब हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानता, चंद लोगों के दबाव में ये जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है, इससे पहले प्रदेश में जो सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ था तब माना जा रहा था कि संरक्षण भूपेश बघेल की सरकार की ओर से मिला हुआ है। लेकिन अब जब हालात बदल गए हैं तब भी आप कोशिश कर रहे हैं। तब आपको कहां तक सफलता मिली, किन किन से आपकी मुलाकात हुई, और ये अवैध कब्जे वालों के बारे में कुछ बताइए थोड़ा। मैं इस विषय में रिकेश सेन जी से भी मिला हूँ, जो विधायक हैं यहाँ के। हाँ जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष से भी मिला हूँ जी, विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी से मिला हूँ। सबको आवेदन दिए हैं हम लोग जी। सब ने आश्वासन दिया अति शीघ्र कार्रवाई हो जाएगा। कार्रवाई हो जाएगी। ये मुझे बताइए, ये कौन लोग हैं, थोड़ा इनके बारे में बताइए, इनकी मंशा क्या, थोड़ा खुल के बताइए थोड़ा सा। सर आप देख रहे हैं अंदर अवैध भवन भी बन रहा है और बाहर से लोग आके रह भी रहे हैं। बाहर से मतलब कौन, संदिग्ध लोग हैं, कौन लोग हैं? संदिग्ध है सर, कौन है क्या है वो तो देखिए, आप मुस्लिम समाज के हैं, ये मुस्लिम समाज के लोगों ने कब्जा किया है। क्या आपको कोई दबाव नहीं होगा समाज की ओर से? नहीं, दबाव तो बहुत है सर, लेकिन मैं सच्चाई की लड़ाई लड़ रहा हूँ और सच्चाई के साथ हूँ। अच्छा ये बताइए मुझे, ये इनकी मंशा क्या है? ये जगह पूरी वक्फ बोर्ड को देने की तैयारी हो गई है? अब इसका तो मेरे को आइडिया नहीं है सर, वक्फ बोर्ड में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन ये अभी पर्टिकुलर पर्सनल आदमी का है, समाज का नहीं है। किसका है, कौन कब्जा किया? ये गुलाम सैलानी करके है। गुलाम सैलानी। हाँ जी। हमारी कोशिश रहेगी कि हम सारे विषयों को समझें, गहराई तक जाएं, शासन प्रशासन तक विषय वस्तु को अवगत कराएं। एक मानगी भर है, आगे मैं कुछ और आपको तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको यकीन हो जाएगा जब शासन और सिस्टम कोर्ट के आदेश को भी न माने तो ऐसे अवैध कब्जे करने वाले लोगों का मनोबल किस तरह से बढ़ा हुआ रहता है। इसी तरह का अवैध कब्जा कुछ दूर आगे जेपी चौक में भी किया जा रहा है। यह जगह है भिलाई इस्पात संयंत्र की खुली जगह, केंद्र सरकार की बेशकीमती जगह है। मस्जिद के बाजू में खाली पड़ी जमीन, जेपी चौक के सामने आप देख सकते हैं किस तरह से हरे झंडे लगाकर और कुछ चबूतरे बनाकर अपना इसमें अधिकार बनाया जा रहा है। और बिना किसी कागजात के वक्फ बाई यूजर के नाम पर यदि वक्फ बोर्ड को यह जगह दे दी जाती है और यदि उस पर आपत्ति भी होती है तो वक्फ बोर्ड अपने ही ट्रिब्यूनल में अपने अनुसार फैसला सुना देगा। चुपचाप सब कुछ हो रहा है, लोग देख रहे हैं, जनप्रतिनिधि देख रहे हैं, सिस्टम पूरा देख रहा है, लेकिन जो कुछ हो रहा है खुलेआम हो रहा है। हमारे कैमरे के माध्यम से आप जो कुछ भी इस तरह के अवैध कब्जे देख रहे हैं, डंके की चोट पर यह अवैध कब्जा जारी है। कोई कुछ करने वाला नहीं, कोई कुछ रोकने वाला नहीं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है सिस्टम में बैठे हुए लोग ऐसी तस्वीरों को देखें और समझने की कोशिश करें क्या गरीब और गुर्बत की जिंदगी जी रहे लोगों के लिए वक्फ बोर्ड कोई काम कर रहा है या ढेर सारी संपदा इकट्ठा कर क्या पूरे भारत में कब्जा करने की उसकी मंशा है। ऐसी दुर्भावना को हमें समझना होगा। तस्वीरों में सारी चीजें साफ है। एक एक कर जो मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा हूं वो तो सिर्फ चंद उदाहरण है, आगे ऐसी ढेर सारी तस्वीरें और वीडियो है जो आपको सोचने को मजबूर कर देगी। वाकई हमारे भारत देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सिर्फ एक मजहब के तुष्टीकरण के लिए क्या कुछ चल रहा है। वक्फ बोर्ड का गठन 1954 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करवाया था। तब उद्देश्य मात्र इतना था जो मुस्लिम समाज के लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनकी संपत्ति के सही उपयोग के लिए वक्फ बोर्ड बनाया जाए। शुरुआत में सिर्फ 52,000 संपत्ति थी जो आज बढ़ते बढ़ते 9 लाख से ज्यादा तक पहुंच गई है। 1995 और 2013 में जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार दिए गए। उसके बाद वोट बैंक की राजनीति करने वाले कभी भी अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई भारत विभाजन पर पुस्तक को नहीं पढ़े होंगे, यदि पढ़े भी होंगे तो सार्वजनिक रूप से अपने राजनीतिक हितों के लिए उन बातों का उल्लेख नहीं करेंगे जिसमें भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ तौर पर कहा था कि भारत का एक एक मुसलमान जब तक पाकिस्तान नहीं चले जाता और पाकिस्तान का एक एक हिंदू भारत नहीं आ जाता तब तक मैं उस विभाजन को सही नहीं मानता। इतना ही नहीं बल्कि मुसलमानों के बारे में अंबेडकर जी की क्या राय है आप गूगल कर देखेंगे तो हैरानी होगी। हमारे देश को किस तरह से जबरदस्ती सेकुलर बना दिया गया। जब धर्म और मजहब के आधार पर ही विभाजन हुआ तो वोट बैंक की राजनीति करने वाले यूपी के अखिलेश यादव अल्लामा इकबाल के शेर को किस तरह से पढ़ रहे हैं जिसका करारा जवाब राजा भैया दे रहे हैं। इन दोनों की बातों को आपको गौर से सुनना चाहिए, इससे आपको यकीन हो जाएगा कि हमारे देश में किस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स होती है।
जो अल्लामा इकबाल ने अपनी लाइन लिखी इसमें, उन्होंने लिखा, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये वो लोग हैं जो भारत को बनाना चाहते थे, कि भारत को अच्छा, सुंदर और देश मजबूत कैसे हो, इसलिए उन्होंने लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, वो गुलिस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ए आब रूद गंगा, वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं, अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी शिवन। कहते हैं अधूरा सत्य झूठ से ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे देश में मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया भारत की राजनीति और सामाजिक दशा दिशा में बेहद प्रभावी हो चुकी है, ऐसे हालात में एक नैरेटिव फैलाया गया कि भारत में सबसे ज़्यादा गौ मांस निर्यात किया जाता है। इस पर केंद्रीय मंत्री जो जेडीयू से आते हैं, जनता दल यूनाइटेड से आते हैं, लल्लन सिंह ने भरी संसद में बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ ऑन रिकॉर्ड ऐसे नैरेटिव का मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसे पूरी देश की जनता को समझना होगा किस तरह से दुष्प्रचार कर सनातनी जनता को भड़काने का कुचक्र रचा जाता था। खासकर कांग्रेस जैसी पार्टियां लगातार इस बात को बोलती रही है। लल्लन सिंह की बातों पर आप गौर करें कि गाय का मांस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है, हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। ये आप जान लीजिए, अपने आप को करेक्ट कर लेने का काम करिए। हम बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, बुफालो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। ये आप लोग करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2006 में साफ तौर पर कहा था कि भारत की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों का सबसे पहला अधिकार है। 18 साल पुराने उन वक्तव्यों को इसी साल अप्रैल में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया और याद दिलाया कि आखिर मनमोहन सिंह ने ऐसा क्यों कहा था। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण इन्हीं मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिन यानी 2014 में जब आचार संहिता लागू हो रही थी चुनाव के, उसके एक दिन पहले 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी जो दिल्ली और उसके आसपास है, कनॉट प्लेस जैसी जगह के आसपास है, उन्हें वक्फ बोर्ड को गिफ्ट के रूप में दे दिया। मौजूदा हालात में उन प्रॉपर्टी को हालांकि अदालत के रास्ते मोदी सरकार ने वापस लेने का काम किया और अब वक्फ बोर्ड पर जो बंदिशें लगाई जा रही है, कैबिनेट के माध्यम से, संसद के माध्यम से वक्फ बोर्ड के जो पर कतरे जा रहे हैं, उसे भी हमें गहराई से समझना होगा। बदले हुए हालात में हमारा देश कहां जा रहा है और वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए कुछ लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से देश विरोधी हरकतों में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना होगा, पहचानना होगा, देश की राजनीति को समझना होगा, जिससे देश का भला हो, समाज का भला हो। हमारा मानना है कि राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है हमारा और आपका साथ यूं ही लगातार बना रहेगा। नमस्कार।